नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे मुद्दे की गहराई में उतरेंगे जो भूगोल, इतिहास और कूटनीति की एक बेहद उलझी हुई पहेली है। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की बहस। हाल ही में हुए चुनावों और उसके बाद के राजनीतिक भाषणों ने इस मुद्दे को फिर से गरमा दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के केवल राजनीतिक बयानों से परे जाकर इन दावों की असलियत और पूरी स्थिति का तथ्यों के आधार पर सटीक विश्लेषण करते हैं। इस पूरे मुद्दे की तह तक जाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटेंगे। शुरुआत करेंगे हालिया चुनावों और वादों से, फिर दशकों पुराने जनसांख्यिकीय बदलावों के पन्नों को पलटेंगे। उसके बाद हम राजनीतिक दांवपेच को समझेंगे, सरकार की प्रस्तावित नीतियों पर नजर डालेंगे और अंत में सबसे बड़ी उलझन यानी पहचान की चुनौती पर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले पड़ाव की, चुनाव और वादे। आखिर वो कौन सा तत्काल राजनीतिक उत्प्रेरक है जिसने इस बहस को दोबारा हवा दी? चुनाव के नतीजों के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजय भाषण से एक बहुत ही स्पष्ट संदेश सामने आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ध्यान बदले पर नहीं बल्कि बदलाव पर होना चाहिए और साथ ही घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही का वादा किया। ये बयान अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि ये ऐतिहासिक राजनीतिक हिंसा से हटकर सीधे तौर पर सीमा पार से होने वाली घुसपैठ को राष्ट्रीय विमर्श के बिल्कुल केंद्र में ला खड़ा करता है। अब अगर इन चुनावी आंकड़ों पर नजर डालें तो एक बड़े राजनीतिक बदलाव की तस्वीर उभरती है। बीजेपी ने 206 सीटों के साथ बड़ी जीत दर्ज की और चौंकाने वाली बात ये रही कि ये जीत उन सीमावर्ती जिलों में भी हुई जहां पहले ऐसा सोचना भी मुश्किल था। वहीं टीएमसी के खापे में लगभग 80 सीटें आईं और सबसे दिलचस्प मोड़ तब आया जब उनकी प्रमुख नेता ममता बनर्जी भवानीपुर जैसी मजबूत मानी जाने वाली सीट हार गईं। दूसरी तरफ कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली जिस पर उन्होंने चुनावी धांधली का आरोप लगाया और वाम दल तो पूरी तरह से साफ हो गए। ये पूरा चुनावी गणित घुसपैठ के मुद्दे को एक नई और भारी राजनीतिक अहमियत देता है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे हिस्से की ओर, दशकों का जनसांख्यिकीय बदलाव। आखिर इस सीमा विवाद की ऐतिहासिक जड़ें कितनी गहरी हैं? देखिए, सीमा का ये विवाद कोई रातों रात पैदा हुई समस्या बिल्कुल नहीं है। ये तो पीढ़ियों पुराना मुद्दा है। कहानी 1947 के विभाजन से शुरू होती है, जिसने एक बहुत लंबा प्रवासन कॉरिडोर यानी माइग्रेशन रूट बना दिया। फिर 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम आया, जिसने इसे एक अभूतपूर्व शरणार्थी संकट में बदल दिया। इसी लंबी ऐतिहासिक श्रृंखला की अगली कड़ियां हैं 2019 में आया नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए और 2024 के लोकसभा चुनावों से ठीक पहले इसका लागू होना। कहने का मतलब है कि ये कई दशकों से लगातार चल रही एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 1 करोड़। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। 1971 के युद्ध के दौरान एक अनुमान के मुताबिक करीब 1 करोड़ शरणार्थी अत्याचारों से बचकर भारत की सीमा में दाखिल हुए थे। इनमें से एक बड़ी आबादी कभी वापस नहीं गई और पश्चिम बंगाल, असम जैसे राज्यों में स्थायी रूप से बस गई। इस भारी आमद ने इस पूरे क्षेत्र के जनसांख्यिकीय ढांचे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उसी का असर हम आज भी महसूस कर रहे हैं। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे अहम बिंदु पर, राजनीतिक युद्ध का मैदान। देखते हैं कि अलग अलग पार्टियां इस जनसांख्यिकीय बदलाव को अपने अपने चश्मे से कैसे पेश करती हैं। सच कहें तो इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के विचार 2 बिल्कुल अलग ध्रुवों पर खड़े हैं। एक तरफ बीजेपी का मजबूती से तर्क है कि घुसपैठ को रोकना पूरी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा और कानून व्यवस्था का मामला है। उनका मानना है कि आतंकी नेटवर्क, तस्करी और नकली मुद्रा के खेल को खत्म करने के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है। इसके बिल्कुल उलट टीएमसी इसे एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति मानती है। उनका सीधा तर्क है कि ये समाज को बांटने और चुनावी फायदे के लिए अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाने का एक हथकंडा है। ये दोनों एकदम विपरीत नजरिए इस बहस को अत्यधिक संवेदनशील बना देते हैं। और हाँ, इस पूरी बहस में एक तीसरा राजनीतिक कोण भी है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने तो चुनावी नतीजों की वैधता पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका दावा है कि असम और बंगाल के चुनाव चुराए गए थे और आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के समर्थन से 100 से अधिक सीटों पर अनुचित तरीके से जीत हासिल की गई। चलिए, अब चौथे पहलू पर बात करते हैं, प्रस्तावित कार्यवाहियां और नीतियां। मतलब ये कि सरकार के तरकश में इस समस्या से निपटने के लिए कौन से कानूनी तीर मौजूद हैं। इस चुनौती का सामना करने के लिए मुख्य रूप से 4 रणनीतियों पर बात हो रही है। पहली, नागरिकता सत्यापन अभियान, जिसे हम एनआरसी के नाम से जानते हैं। दूसरी, सीमा पर सख्ती बढ़ाना,
जिसमें बाड़ लगाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और फ्लडलाइट्स का इस्तेमाल शामिल है। तीसरी, कानूनी कार्रवाई, जिसके तहत अवैध पाए गए लोगों को हिरासत में लेना और उन्हें वापस भेजना यानी निर्वासन शामिल है। और चौथी रणनीति है CAA लागू करना। कुल मिलाकर ये वो ढांचा है जिसके जरिए इस वादे को पूरा करने की रूपरेखा तैयार की जा रही है। अब इनमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है CAA यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम। दरअसल ये 2019 का एक कानून है जो बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए धार्मिक रूप से प्रताड़ित अल्पसंख्यकों जैसे हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है। लेकिन ये कानून इतना विवादास्पद क्यों है? क्योंकि इसके दायरे में मुसलमानों को शामिल नहीं किया गया है और बस यहीं से इसके भारी समर्थन और तीखे विरोध की गहरी लकीरें खिंच जाती हैं। अब आते हैं अपने अंतिम और सबसे जटिल हिस्से पर, पहचान की चुनौती। आखिर कागजों से निकलकर जमीन पर इसके कार्यान्वयन की वास्तविकता क्या है? 57 लाख संसद के कुछ भाषणों में पश्चिम बंगाल के अंदर इतने अवैध प्रवासियों के होने का अनुमान लगाया गया है। लेकिन सबसे दिलचस्प और जरूरी बात यह है कि इस आंकड़े की कोई आधिकारिक प्रामाणिकता नहीं है। ये पूरी तरह से असत्यापित है। और जाहिर है, जब बुनियादी आंकड़े ही स्पष्ट न हो तो इस समस्या का समाधान खोजना एक विशाल चुनौती बन जाता है। तो ये सटीक पहचान करना एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सिरदर्द क्यों है? कारण एक नहीं, कई हैं। सबसे बड़ी रुकावट तो दस्तावेजों की पूरी कमी होना है। फिर सांस्कृतिक और भाषाई समानताएं भी हैं। सीमा के दोनों ओर बंगाली भाषा बोली जाती है, जिससे फर्क करना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भारत के ही अन्य राज्यों जैसे यूपी या MP से आए लोगों के साथ भी भारी भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है। ऊपर से एक अंतिम और राष्ट्रव्यापी NRC का न होना और सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन अधिग्रहण में प्रशासनिक अड़चनें, ये सभी मिलकर इस प्रक्रिया को एक भूल भुलैया बना देते हैं। यहीं पर राजनीतिक अनुमानों और जमीनी हकीकत का सबसे बड़ा अंतर खुलकर सामने आता है। जहां राजनीतिक मंचों से लाखों लोगों की बात होती है, वहीं असलियत यह है कि आज की तारीख में निर्वासन यानी डिपोर्टेशन बहुत ही छोटे पैमाने पर होता है। अक्सर एक बार में केवल 15 से 50 लोगों को ही वापस भेजा जाता है। जरा सोचिए, लाखों का अनुमान और सिर्फ दहाई के अंकों में वापसी। ये साफ बताता है कि बड़े पैमाने पर निर्वासन करना असल जिंदगी में कितना मुश्किल काम है। और अगर किसी तरह इस पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई की भी जाए तो विशेषज्ञों के मुताबिक इसके वास्तविक जोखिम बहुत खतरनाक हो सकते हैं। सबसे बड़ा डर तो गंभीर मानवाधिकार चिंताओं और लाखों लोगों के राज्य विहीन यानी स्टेटलेस होने का है। एक और बड़ा सवाल, अगर बांग्लादेश इन लोगों को स्वीकार करने से ही इनकार कर दे तो फिर क्या होगा? इससे न केवल समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बढ़ने का खतरा है, बल्कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो कूटनीतिक रिश्ते सुधर रहे हैं उन पर भी भारी तनाव आ सकता है। कहने का अर्थ है कि ये सिर्फ एक राज्य की समस्या नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक चुनौती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद सब कुछ एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है। बिना गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों के और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संबंधों को दांव पर लगाए बिना इस असत्यापित और दशकों पुरानी जनसांख्यिकी चुनौती को आखिर कैसे हल किया जा सकता है? ये एक ऐसी उलझन है जिसका शायद कोई आसान या सीधा जवाब नहीं है, लेकिन ये सोचने पर मजबूर जरूर करती है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।